दोस्तों भारत का स्वतंत्रता संग्राम की जो कहानी है वो इतनी ज्यादा दिलचस्प है कि इस पर जितना भी बात की जाए वो कम है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिक्षा टाउन। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, चाहे वो हिस्ट्री का पार्ट हो या फिर पॉलिटी, दोनों ही जगह पर ये इंपॉर्टेंट है। हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उस पर देखेंगे क्या क्या इसमें हुआ था, कौन कौन सी चीजें इसमें हम लोगों ने मिस कर दी हैं और क्या क्या यहां से क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ आपके सामने आएगा। पूरी विषय वस्तु रहेगी, वन शॉट वीडियो रहने वाला है। शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो आपका एक और बहुत अच्छा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले हम लोगों ने संविधान सभा को बहुत अच्छे से कवर किया है। इसके पहले हम लोगों ने 1935 का जो अधिनियम, जो सबसे बड़ा अधिनियम हुआ था, जो अभी हमारे संविधान का जो मौजूदा सोर्स है उसका भी सबसे बड़ा अधिनियम है, उसको हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए, आज बात करेंगे हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट किस तरह से काम करता है, क्या इसके पीछे का रीजन रहेगा, है ना, कौन सी इसमें जो पूरी तैयारी है वो हम लोग यहां पर देखेंगे कि किस तरह से ये अधिनियम काम करता है। तो आपको बता दें, 1947 का ये जो अधिनियम है ना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसी वजह से है क्योंकि इसने भारत को आजाद कराया है ना। एक प्लान बनता है माउंटबेटन प्लान, ठीक है। माउंटबेटन प्लान जो बनता है उसको फिर आगे जाके कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसको इसके लिए एक अधिनियम बनाना होगा, है ना। अधिनियम बनाने के बाद में उसे फिर भारत में लागू कराना होगा। ये पूरा प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया रहती है। बहुत सारे लोग आते हैं, अपने अपने प्लान्स दे करके जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जो प्लान्स होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट हम लोग करते हैं। जो एग्जीक्यूट करना, जैसे अभी वर्तमान में अगर आप देखें ना, तो संविधान में क्या प्रक्रिया है। संविधान में प्रक्रिया यह है कि भाई एक संवैधानिक संशोधन सजेस्ट पहले किया जाता है, ठीक है। एक मान लीजिए ऐसा है कि हमें इस पर कुछ बदलाव करना है, तो कुछ लोगों ने उसको सजेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में अब उसमें चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में एक बिल जो है वो संविधान में वो हमारी संसद में पेश किया जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो, जिस भी प्रकार का बिल है उस प्रकार से उसके लिए एक बिल बना करके पेश किया जाता है। अब वो जब बिल पास होता है तब वो अधिनियम कहलाता है ना। बिल जब पास होता है तो वो अधिनियम कहलाता है। तो एक माउंटबेटन प्लान भारत पे आया था जो कि भारत को दो भागों में विभाजित करता था, एक भारत था, एक पाकिस्तान था। ये सारी चीजें जब क्रियान्वित होकर के आती हैं, जब ये अधिनियम के रूप में आती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं भारत शासन अधिनियम। तो आज इस वीडियो में इस कंप्लीट टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट यहां पर आपका क्लियर होगा, है ना। शुरू से लेकर आखिरी तक बनेंगे तो यहां पर एक ऐसी विषय वस्तु आपके सामने आएगी जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर दिखेगा भारत शासन अधिनियम 1947, ब्रिटिश संसद द्वारा एक ऐतिहासिक कानून इसे क्यों कहा जाता है। इस वजह से क्योंकि अब भारत में किसी भी प्रकार की कोई बाहर की सत्ता इन्वॉल्व नहीं है। बाहर की सत्ता इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब क्या है, अब भारत पूरी तरह से संप्रभु है। संप्रभु मतलब सोवरेन हो चुका है भारत। क्या हो चुका है, ये भारत पूरी तरह से सोवरेन हो चुका है, ये संप्रभु है। अब हमारे जो विदेशी मामले हैं वो हमारे मामले हैं, जो हमारे आर्थिक मामले हैं वो हमारे मामले हैं, जो हमारे रक्षा के मामले हैं वो भी हमारे मामले हैं। ये सारी चीजें यहां पर हो चुकी हैं। ये इस वजह से इसे एक ऐतिहासिक कानून कहा जा रहा है। अब 15 अगस्त का दिन है, 15 अगस्त 1947, भाई जिस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं, उस दिन क्या हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान, है ना, भारत और पाकिस्तान नाम के दो यहां पर राष्ट्रों को बना दिया गया। इसके माध्यम से अगर आप मैप पर देखना चाहें तो मैप ऐसा रहता है कि भाई ये एक, अगर मान लीजिए यहां पर आप देखना चाहें मैप को, तो ये देखिए ये आपका मैप है और यहां पर बांग्लादेश वाला हिस्सा है, ये वाला जो है वो हमारा पाकिस्तान वाला हिस्सा है ना। तो ये पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान, ये हमारा पूर्वी पाकिस्तान, ये हमारा पश्चिमी पाकिस्तान और दोनों के बीच में हमारा प्यारा भारत, है ना। तो इस तरह से एक डिवीजन किया जाता है भारतीय मैप में, दो भागों में पाकिस्तान को बसा दिया जाता है और बीच में जो भाग रहता है वो भारत का भाग रहता है ना। अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ। अब देखिए भारत में जब ये संविधान निर्माण और सारी चीजें चल रही थी तो भारत में एक प्रकार की मांग उठी जो कि मुस्लिम लीग ने प्रमुखता से पेश की थी। वो कैसी मांग थी, वो थी जब ये संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारी बन रही थी ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये बन रही थी तो उस समय पर दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग उठी, है ना। और इसको मांग उठाने का कार्य कौन कर रहा था, तो ये मुस्लिम लीग कर रही थी। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि हमारा जो संविधान बन रहा है वो दो प्रकार का संविधान बने, एक भारत का संविधान बने और एक पाकिस्तान का संविधान बने। टू नेशन थ्योरी इसके पहले आ चुकी थी, 1940 के आसपास में वो देखी गई, लेकिन उसके बाद में दो संवैधानिक सभा, चलो ठीक है हमने मान लिया, है ना। तो ये चीजें कहां पर क्रियान्वित होकर के आती हैं, तो ये हमारे 1947 के अधिनियम में क्रियान्वित होकर के आती हैं। तो देखिए आगे क्या हुआ। अब देखिए राष्ट्रों के रूप में स्थापित किया गया और अधिनियम भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण रहेगा और इससे लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन का पूरी तरह से अंत, 200 वर्षों तक हमारे
ऊपर एक ऐसा शासन काम कर रहा था, जो आया तो था व्यापार करने, लेकिन ये कुछ और ही करने लगा था, है ना? वो क्या करने लगा था? वो यहाँ पर प्रशासन करने लगा। मतलब अगर अगर आप ऐसे सोचें कि एक आदमी ऐसा है जो कि अपनी एक छोटी-सी दुकान लगाता है। धीरे-धीरे वो उसके पास में पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो उसके पास में वो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाता जाएगा। उसके बाद में वो क्या करे, वो अपने आपके पूरे मोहल्ले को अपने अंडर में कर ले। पूरे में पूरे बैरिकेडिंग लगा दे कि भाई किसी को अगर अंदर आना है तो हमें टैक्स दे या फिर हमें उसका किराया दे। इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, है ना? तो यही चीज़ हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ। आए तो यहाँ पर व्यापार करने, लेकिन फिर यहाँ पर प्रशासन करने। वो 200 वर्षों का जो पूरा कार्यकाल है ना, उसको पूरी तरह से समाप्ति मिल जाती है। इसको क्या मिल जाता है? पूरी तरह से समाप्ति मिल जाती है। अब देखिए, अब ये समाप्ति मिल गई तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद में आता है पृष्ठभूमि इसकी क्या है? क्या इसके पीछे का लॉजिक रहेगा जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया? तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने आएगा द्वितीय विश्व युद्ध और भारत पर प्रभाव इसका पड़ेगा। आपको भी पता है भाई, जो द्वितीय विश्व युद्ध है 1939 से शुरू होता है, 1944 तक लगभग चलता है ना? वहां पर ब्रिटेन इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है और भारतीयों को यहां पर इस युद्ध में भी झोंक दिया जाता है, जैसे इससे पहले प्रथम वाले विश्व युद्ध में झोंक दिया गया था ना। तो ये बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन का कारण बना था, क्योंकि ये हमारा युद्ध तो नहीं था ना, ये हमारा, हमें इनसे नहीं मतलब है, हम तो पहले से ही गुलाम थे, है ना? हम लोग उस समय तक तो अपने आप को सोवरेन घोषित ही नहीं कर रहे थे, है ना? उस समय पर हमें पता भी नहीं था कि सोवरेन की क्या बात होती है ना? हमें तो उस समय पर आइडिया भी नहीं था कि हमारा कोई एक शासन भी आगे चल करके स्थापित हो पाएगा, है ना? एक उम्मीद थी, लेकिन वो कब तक हो जाएगा इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं था, है ना? तो यहाँ पर देखिए, जो ये दूसरा विश्व युद्ध है उसने आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से कमजोर कर दिया, है ना? अब आर्थिक स्थिति जब किसी भी कंट्री की कमजोर होती है और वो कंट्री क्या करेगा, जैसे मान लीजिए वही दुकानदार, है ना? वो दुकानदार क्या कर रहा है, वो लगातार मुनाफा कमा रहा है और धीरे धीरे अपने एरिया को वो बढ़ाता चला जा रहा है। अब उसकी अगर मान लीजिए आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो उसका जो कंट्रोल है पूरे एरिया पे वो धीरे धीरे कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही ब्रिटिशर्स के साथ में, अब इनका जो कंट्रोल है वो कम हो जाएगा। आर्थिक स्थिति जो यहाँ पर इनकी बिगड़ रही थी उसकी वजह से कंट्रोल इनका कम हो जाएगा। तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव अब बढ़ेगा और यहां पर 1942 में एक आंदोलन शुरू होता है। कौन नाम है? नाम क्या है? महात्मा गांधी, है ना? महात्मा गांधी का नाम आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने भारत में शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें इन्होंने एक नारा दिया, करो या फिर मरो, है ना? अब नहीं तो फिर कभी नहीं। यहां पर डू और डाई का एक नारा दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, है ना? ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखिए, अब ये जो आंदोलन है ये पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार को संकट में डाल देता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई इसमें ये जो पूरा आंदोलन, जो पूरा विश्व युद्ध चल रहा है उसमें हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा नंबर में लोग ये कह रहे होते हैं कि इसका अगर हम लोग इस बार फायदा नहीं उठा पाए ना, पहले वाले विश्व युद्ध में हमसे चूक हुई थी, हम लोगों ने उसका फायदा नहीं उठाया था, लेकिन अगर इसका भी अगर हम लोगों ने फायदा नहीं उठाया तो ये हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं ये लगातार अत्याचार बढ़ता ही रहेगा। क्या होगा? ये हमारा अत्याचार जो है वो बढ़ता ही जाएगा। तो वो उसको एक तरह से उसको एज अ टूल हम लोगों ने यूज किया विश्व युद्ध को, और उसके माध्यम से अंग्रेज सरकार जब पूरी तरह से कमजोर होती चली गई, उसी पर हम लोगों ने कमजोर किले पर हम लोगों ने हथौड़ा मारा। वो था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। और यहां पर जो उद्देश्य है भाई, कर लो या फिर मरो, है ना? डू और डाई का एक नारा दिया गया, जिससे अंग्रेजी पूरी जो सत्ता है वो हिल करके रह जाती है। अब आगे देखिए, भारत में जो एक प्रमुख मांग हो रही थी वो ये थी, जो सबसे ज्यादा परेशानी ये थी कि भाई हमें दो प्रकार के राष्ट्र चाहिए थे। हमें एक भारत भी स्थापित करना था, हमें एक पाकिस्तान भी स्थापित करना था। अब दोनों चीजें भारत में ऑर्गेनाइज हो जाएं या फिर दोनों चीजें भारत में स्थापित हो जाएं, बहुत सारे लोग इसको नहीं मानेंगे, है ना? तो ये लोग चाहेंगे भाई हम लोग जो है वो साथ में रहे। और ऐसा माना गया कि जो कांग्रेस थी ना, जो कांग्रेस थी, ऐसा माना गया कि कांग्रेस क्या करना चाह रही है, कांग्रेस यहां पर यूनिफाइड एक ही कंट्री में रहना चाह रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो मुस्लिम लीग जो थी वो चाह रही थी कि उनके पास भी कुछ ना कुछ पावर्स आए, और कांग्रेस ज्यादातर सीट्स पर हावी रहती थी। तो जो एक तरह से बहुमत या फिर मेजोरिटी कह लें तो वो हर एक जगह पर कांग्रेस का ही रहता था। कांग्रेस की मेजोरिटी रहने की वजह से
मुस्लिम्स को ये लगा या मुस्लिम लीग को ये लगा कि अगर हम लोग साथ में रहे तब भी हमारे पास में पावर्स तो नहीं आ पाएंगी ना। गांधी जी ने इस पर एक बार वल्लभ भाई पटेल से कहा था, उनसे पूछा था, उनसे एक सवाल गांधी जी ने पूछा था कि ये बताओ वल्लभ भाई पटेल साहब कि आपके लिए देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर गद्दी इंपॉर्टेंट है। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई हमारे लिए जो है वो देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी ने इस पर ये सीधा स्पष्ट कहा था कि आप ऐसा करिए, देश संभालिए और गद्दी को छोड़ दीजिए। ये नहीं पर ये किसी को मंजूर नहीं था। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी एक गद्दी की जो भूख है वो देखी जा सकती थी इस समय पर, है ना। इस वजह से यहां पर किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज दोनों में नहीं होता है, ना वो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो हमारी मुस्लिम लीग हो। और इसकी वजह से ही हमारे पास में दो देश बन करके तैयार हो जाते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स करना चाहते थे भारत में वो इन्होंने किया, जो ब्रिटिशर्स करना चाहते थे भारत में वो इन्होंने किया। इन्होंने भारत को डिवाइड एंड रूल के तहत में रूल करना चाह रहे थे और डिवीजन तो उन्होंने कम से कम कर ही दिया, है ना। दो राष्ट्रों में तो हमारे पूरे अखंड भारत को विभाजित कर दिया। तो इसके पीछे जो रीजन था वो यही था भाई, मुस्लिम लीग जो है वो लगातार 1940 में लाहौर प्रस्ताव के तहत में भारत में दो राष्ट्रों का एक जो मांग, पाकिस्तान की एक मांग जो है वो 1940 में आधिकारिक रूप से मुस्लिम लीग ने यहां पर उठा दी, जो कि एक एज अ टूल भी यूज किया जा रहा था शुरू से लेकर आखिरी तक। और मुस्लिम लीग को इसलिए बनाया ही गया था कि लोगों में आपस में दरार बने, है ना। तो वही काम यहां पर होता है और यहां पर देखने को मिलता है पाकिस्तान की मांग, है ना। यहां पर रहते हैं लीग के नेता का अगर बात करें तो लीग के नेता का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, और ये विभाजन को पूरी तरह से प्रतिदर्शित करने का काम करते हैं, इसको ये लीड करने का काम करते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना कहीं ना कहीं इनके दिमाग में भी रहता है कि भाई मुसलमानों को जो पावर्स हैं वो नहीं मिल पाएंगी। फिर से वो यहां पर हिंदू राष्ट्र, जो एक ऐसी अवधारणा बनाई गई थी कांग्रेस की, ये हिंदुओं की पार्टी है या फिर हिंदुओं का यहां पर बहुमत है, वो चीज यहां पर हावी हो जाएगी। और हावी जैसे ही हो जाती है तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, है ना, मुस्लिम्स के लिए दिक्कत है। तो एक फ्यूचर अगर देखें प्रिडिक्शन को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने अपना प्रेजेंट जो है वो बर्बाद कर लिया, है ना। उन्होंने एक नए राष्ट्र की मांग की और उसकी वजह से आज भी आप देख सकते हैं कि भाई भारत कहां पर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान कहां पर खड़ा हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं कितना गलत ही ये डिसीजन रहा। तो जितना भी जहां पर भी अगर विभाजन होता है किसी भी, अगर आप अपने घर में देखें, है ना, अगर आप अपने घर में देखें, चार भाई अगर मान लीजिए आपके हैं और चारों भाई आपके अलग अलग हो जाते हैं, तो क्या पावर सबके पास में रह पाती है? अगर वो संगठित रहते तो वो बहुत तेजी से ग्रो करते, लेकिन अगर वो डिवाइडेड हैं तो वहां पर वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाते, सारे के सारे, है ना। तो यही हमारे साथ में हुआ, जो हम लोग ग्रो कर सकते थे एज अ इंडिया वो हम लोग यहां पर नहीं कर पाते हैं, जिसका खामियाजा हम लोगों को आगे चल करके उठाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में इसके पीछे जो एक मेन रीजन था वो कैबिनेट मिशन था, जिसने संविधान सभा की मांग को अपनाया था। संविधान सभा ये वो सभा था जिसको दायित्व दिया गया था कि आप संविधान का निर्माण करिए, है ना। आप बेसिकली क्या करिए, आप संविधान का निर्माण करिए, जितने भी प्रकार के प्रावधान आप लागू करना चाहते हैं आप करिए, दो राज्यों में पूरी तरह से विभाजित करिए और सब कुछ यहां पर करने की जिम्मेदारी जो है वो कैबिनेट मिशन को दी जाती है। एक संघ के रूप में बनाए रखने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग, है ना, देखिए जो कैबिनेट मिशन आया था ना, उसने कहा भी था, कैबिनेट मिशन, एक आपको ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन जो आया था उसने भारत को एक संघ के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। एक ही संघ रहेगा और एक ही संघ के माध्यम से आप लोग काम करिए, ये यहां पर कैबिनेट मिशन ने, मतलब आप सोच सकते हैं कि ब्रिटिशर जो है वो शुरुआत में जो विभाजन करते जा रहे थे उसको ये खत्म भी करना चाह रहे थे लास्ट में। अगर लास्ट में देखते, क्योंकि उनके दिमाग में था अगर मान लीजिए ये दोनों देश विभाजित हो जाते तो यहां पर सांप्रदायिक दंगे बढ़ सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव देते हैं कि आप लोग एक संघ के रूप में काम करिए। लेकिन ये प्रस्ताव किसी भी तरह से गवारा नहीं था, ये मान नहीं पाए चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो मुस्लिम लीग हो, ना। तो ये दोनों नहीं मान पाते हैं, इस वजह से ये पूरी जो प्रक्रिया है ये आगे नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, तो इस कारण भारत में राजनीतिक तनाव और ज्यादा ही बढ़ जाता है। अब राजनीतिक तनाव बढ़ गया है तो मतलब अब भारत में क्या बनने वाले हैं, दो प्रकार के राष्ट्र बनने वाले हैं। अब दो प्रकार के राष्ट्र बनेंगे तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। लोगों को कभी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जाना है, दूसरे राष्ट्र से इधर वापस आना है, तो इसके तहत में क्या होगा, सांप्रदायिक दंगे बढ़ जाएंगे, है ना। इसके तहत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ जाएंगे, जिसका खौफ भी ब्रिटिशर्स को रहता है, क्योंकि ब्रिटिशर जो है, अगर माउंटबेटन की बात करें तो ये भारत में लगातार बना रहता है, इसको यही डर रहता है कि यहां पर सांप्रदायिक दंगे होंगे और लोग आपस में एक दूसरे को काट मार डालेंगे, पूरे देश का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से ये लोग भारत में बने भी रहते हैं। देखिए माउंटबेटन योजना, अब ये क्या थी, ये जो कि आगे चल करके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनता है। तो
अगर देखें भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन के भारत विभाजन का जो सुझाव दिया था 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की थी। ये डेट पूछी जाती है हमसे हमसे जो है ये डेट पूछी जाती है, इनको क्रम में अरेंज करने को दे दिया जाता है। 3 जून 1947 याद रखिए, माउंटबेटन योजना इसमें प्रस्तुत की जाती है। भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्र यहां पर बना दिया कि भाई जो मांग हो रही थी वही बना दिया। इन्हें क्या मतलब था, इन्हें तो आगे भारत में रहना नहीं है, तो जैसा भारतीय चाह रहे थे वैसा ही ये लोग मांग जो है वो मानते चले जाते हैं। तो इन्होंने दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो ये भारत हमारा दिख रहा है, ये भारत हमारा दो भागों में अब विभाजित हो जाएगा। ये जो भारत हमारा दिखा ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि भाई अगर ये भारत विभाजित ना होता ना तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो और बेहतर, और हो सकता है हम लोग विश्व में लीड कर रहे होते। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में कम नहीं है, और ये जो रिसोर्सेज हैं ये आगे चल करके हम लोगों को पूरे वर्ल्ड में रूल करने के लिए मजबूर करते हैं, या फिर पूरे वर्ल्ड में वो किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को एक लीडर के रूप में प्रस्तावित करते हैं। क्योंकि बहुत सारा समय हो गया, बहुत सारा पैसा हो गया, बहुत सारा युद्ध हम लोगों ने एक दूसरे के बीच में ही, पाकिस्तान भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं वो एक दूसरे के ऊपर केवल अपना वर्चस्व को बनाए रखने के लिए केवल युद्ध हुए, केवल एक ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग लगातार लड़ते रहे, और हम लोगों ने बहुत सारा अपना नुकसान भी किया, चाहे वो लोगों का नुकसान हो, चाहे अपनी प्रॉपर्टीज का, चाहे वो अपनी सेना का नुकसान हो, हर प्रकार के नुकसान हम लोगों ने यहां पर सहे हैं। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय और प्रांतीय जो विषय हैं उनका पृथक्करण हो जाएगा पहली बार केंद्र में, प्रांत में, है ना। इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के माध्यम से केंद्र और प्रांतों को अपनी अपनी शक्तियां दे दी जाएंगी। ये चीज अभी भी है, आपने देखा भाई यूनियन लिस्ट है हमारे पास में, एक स्टेट लिस्ट है, उसके बाद में जो समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट भी हमारे पास में अवेलेबल है। उसके माध्यम से स्पष्ट पता है कि केंद्र को क्या काम करना है, राज्य को क्या काम करना है, और दोनों को मिल करके क्या क्या काम करने हैं। तो सारी चीजें एकदम वेल डिफाइंड है ना। तो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो जाएगा, केंद्रीय विषय होंगे, प्रोविंशियल विषय होंगे, और उसके साथ में आपके कुछ कंबाइंड विषय, मतलब पूरा एक प्रॉपर यहां पर डिवीजन। तो किसी भी प्रकार के कोई प्रांत को अब यहां पर दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई प्रांत को यहां पर दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की। ठीक है, इसके अलावा जो पावर्स हैं उनमें अपने अपने दायित्वों के बारे में किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा क्षेत्र जो है वो केंद्र के अंडर में है, या फिर कौन सा ऐसा क्षेत्र है क्योंकि वो राज्य के अंडर। क्योंकि भाई राज्य को संतुष्ट करना इस वजह से भी बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि राज्यों में बहुत सारे रजवाड़े भी थे, है ना। राज्यों में बहुत सारे रजवाड़े भी थे जो कि भारत के साथ में मिलकर के काम करना चाहते थे। अगर हम लोग देखें कि 500 से ज्यादा ये रजवाड़े रहे, और 500 से ज्यादा रजवाड़ों में बहुत सारे रजवाड़े ऐसे थे जो कि भारत के साथ में मिलना चाहते थे, है ना, और भारत के साथ में वो मिल करके रहे। तो उनकी भी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये एक डिवीजन जो है पावर का, ये बहुत ज्यादा जरूरी था, है ना। अगर उन्हें लगता कि भाई उनकी पावर कंप्लीटली ही चली गई है तो वो लोग भारत में ऐतराज करते रहने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो उसके बाद में देखिए भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम आया, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस उद्देश्य, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत को स्वतंत्रता देना था। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि भाई जो भारत की स्वतंत्रता अधिनियम है उसका उद्देश्य क्या है, तो भारत को स्वतंत्रता देना और भारत को विभाजित भी कर देना, इसी का उद्देश्य। कैसा विभाजन, ये यहां पर पाकिस्तान, ये यहां पर पाकिस्तान, है ना, बीच में जो बचा वो हमारा प्यारा भारत। तो इस प्रकार का एक विभाजन जो है वो यहां पर इसी का एक उद्देश्य माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि मुख्य प्रावधान इस अधिनियम के क्या थे। तो पहला तो हो गया भाई भारत का विभाजन, है ना। भारत जो है वो दो स्वतंत्र डोमिनियन, है ना, भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। पाकिस्तान ने बंगाल का पूर्व भाग, बंगाल का पूर्व भाग जो था वो पूर्वी पाकिस्तान, और वर्तमान जो बांग्लादेश है ना, देखिए दो प्रकार से विभाजन होता है, आपको ये चीजें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर जो है ये हमारा है बांग्लादेश, इसे हम लोग पहले पूर्व का पाकिस्तान कहेंगे। क्या कहेंगे, पहले शुरुआती समय पर इसे हम लोग पूर्व का पाकिस्तान कहेंगे, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, पश्चिम का पाकिस्तान, शुरुआती दौर पर। ठीक है, शुरुआती दौर पर। बाद में आपने एक कहानी सुनी है कि भाई जो पूर्व का पाकिस्तान है यहां पर बहुत सारे यहां पर स्ट्रगल होते हैं। इंदिरा गांधी के समय पर इसको पूरी तरह से आजाद कर दिया जाता है और एक अलग ही देश बना दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं बांग्लादेश, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं। ये कैसे बना, ये पूर्वी पाकिस्तान जहां पर बहुत सारे
मतलब यहाँ पर जो लोग होते थे ना, उनको बहुत ज्यादा पावर ही नहीं दी गई। यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन का लेवल बहुत ज्यादा था और जो पूरा कंट्रोल है वो पश्चिमी पाकिस्तान से चलाया जा रहा था, तो यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन आना जरूरी था। आया और उस डिससेटिस्फैक्शन ने पूरी तरह से वहां पर विद्रोह किया। भारत ने भी इसमें जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको स्थापित करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, जिसके माध्यम से ये पूरी तरह से एक अलग ही देश बन जाता है। मतलब देखिए अंग्रेजों ने क्या करके गए थे, एक देश हमारा प्यारा भारत बीच में बसा हुआ है, ठीक है, एक हमारा जो देश है प्यारा भारत, ये बीच में यहां पर बसा हुआ है, ठीक है, ये हमारा बीच में एक पूरा देश बसा हुआ है। अब इसके दोनों तरफ में आवाजाही अगर मान ली आवागमन अगर देखें तो ये पूरे भारत से ही हो रहा है ना, तो टेंशन तो लगातार रहेंगी। पूरा अगर ये लोग जो है अगर इधर उधर जाना चाहते हैं तो भारत से होकर के जाएंगे, तो भारत से होकर के जाएंगे फिर टेंशन बढ़ेंगी, क्योंकि दो अलग अलग राष्ट्र हैं और दोनों ही ऐसे राष्ट्र हैं जो कि एक ही मतलब उसी से निकल करके आए हैं, तो वहां पर जो है वो सोच का हर चीज का तकरार वहां पर लगातार होगी। तो ऐसी चीज पर, ऐसी कंडीशन पर हम लोगों को छोड़ दिया गया था और उसके बाद ऐसा कहा गया कि भाई हम लोगों ने एक बहुत अच्छा विभाजन किया। तो ये अच्छा तो नहीं था, है ना, ये अच्छा तो नहीं था। अच्छा तो तब हुआ जब इंदिरा गांधी यहां पर रहती हैं। इंदिरा गांधी के समय पर ही पूरी तरह से बांग्लादेश की स्थापना की जाती है। बहुत बड़ा एक जो सैन्य टुकड़ी होती है उसने यहां पर सरेंडर किया था, लगभग 93,000 सैनिकों ने यहां पर सरेंडर किया था और पूरी तरह से जो एक नया एक देश यहां पर बनता है जिसे हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। तो भारत का विभाजन इसका मुख्य प्रावधान हुआ। उसके बाद में देखिए अब ये जो भारत हमारा देखने को मिल रहा है ना, ये भारत जो हमारा अभी देखने को मिल रहा है, इसको बनाने के लिए बहुत सारे संघर्ष हुए, है ना। लगातार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारे नीतियां अपनाई, बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मनाने के लिए बहुत सारे ऑफर्स भी दिए गए, है ना। तो ये जो हमारा अभी जो भारत दिखता है, बहुत सारा हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का है, अक्साई चीन और जो पीओके है उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा ये अखंड भारत अभी आपको दिखता है, एक सुंदर सी आकृति यहां पर दिखती है, इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष रहता है। तो दूसरा जो प्रावधान था इस एक्ट का वो था ये संविधान का निर्माण, है ना। पाकिस्तान और भारत जो है वो दोनों ही क्या करेंगे, अपने अपने संविधान बनाएंगे, उसका अधिकार इन्हें दे दिया गया। जब तक संविधान लागू नहीं होता दोनों डोमिनेंट स्टेटस इनको रहेगा, है ना। डोमिनेंट स्टेटस किसका रहेगा, 1935 के अधिनियम के तहत में इनको रूल करने के लिए कह दिया जाता है। अब 1935 का अधिनियम क्या है, इसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए है अवेलेबल, आप उसमें जाकर के उसको देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा वो 1935 का अधिनियम, ठीक है। अब देखिए ये जो अधिनियम, इसके तहत में भारत सरकार पूरा काम करेगी। मतलब 1935 का जो अधिनियम है उसे एज अ संविधान लिया जाएगा, उसके तहत में सारे प्रोसेसेस किए जाएंगे जब तक हमारा एक नया संविधान बन करके तैयार नहीं होता। अब देखिए संविधान हमारा बन रहा है, तो संविधान जो बन रहा है ना, संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो छोटी सी प्रक्रिया नहीं है। यहां पर हम लोगों ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया है। यहां पर 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय इसमें लगा है। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे सेशंस भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराए हैं, है ना। सेशंस के साथ में बहुत सारे हम लोगों ने यहां पर लोगों को भी इन्वॉल्व किया है, बहुत सारी समितियां भी बनाई हैं। इसमें प्रारूप समिति अलग है, सलाहकार समिति अलग है, जो रूल समिति है, नियम कानून समिति है वो अलग है। इस प्रकार से बहुत सारे समितियों का भी हम लोगों ने यहां पर गठन किया है। उसके बाद में हमारा यह संविधान बन करके तैयार होता है। तब तक जो काम होता है वो 1935 के अधिनियम के तहत में होता है, ठीक है। तो हमारे पास में देखिए 2 ऑप्शन दे दिए गए थे कि एक हमारे पास में भारत है, एक पाकिस्तान है, दोनों राज्यों में अपना अपना संविधान बनना है, उसके तहत में यहां पर ऑप्शन दे दिए गए थे। इसको हम लोगों को ध्यान रखते हुए कार्य करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आता है कि भाई और क्या प्रावधान इसमें था, तो ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ब्रिटिश सरकार जो एक पावर हुआ करती थी, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, है ना, भारत की महारानी का जो एक टाइटल था उसको खत्म कर दिया गया। अब कोई किसी भी प्रकार से भारत किसी का डोमिनियन नहीं है, अब भारत पूरी तरह से संप्रभु है, यह भी आपको याद रखना है। पूरा जो नियंत्रण है ब्रिटिश सरकार का वो यहां पर खत्म हो गया। भारत पर ब्रिटिश संसद का कोई भी अधिकार अब नहीं रहेगा। अब भारत जो है वो पूरी तरह से भारत है। अब भारत पर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी वो नहीं है। अब यहां पर पूरी तरह से जो विदेशी कार्य हैं, जितने भी विदेशी शक्तियां हैं, है ना, विदेशी मामलों में जो शक्तियां हैं वो भारत की हैं। किसी भी प्रकार का कोई रक्षा का मामला है वो भी भारत का है। किसी भी प्रकार का कोई डिफेंस का किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक मामला है, बजट को लागू करना है, जनसंख्या करनी है, इलेक्शन कराना है, लोकतंत्र स्थापित करना है, जो भी करना है अब वो भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। और कांग्रेस की सबसे पहली मांग जो थी ना, वो पता है क्या थी, संविधान सभा जब पहली बार 1934 में एम एन रॉय ने उसकी डिमांड उठाई थी, जब कांग्रेस ने इसे लागू किया था तो जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू का एकदम सीधा सा स्टैंड ये था कि संविधान सभा केवल भारतीयों के द्वारा ही बनाई जाए। इसका मतलब यह है कि जो ये संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया होगी ना, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया केवल भारतीयों के द्वारा ही बनाई जाएगी। पूरी प्रक्रिया जो संविधान हमारा निर्माण होगा वो पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा ही निर्मित किया जाए। इस चीज को यहां पर विशेष तवज्जो दिया गया था, इंपॉर्टेंस दी गई थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी तो दोनों देशों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल आएंगे। गवर्नर जनरल का जो कार्यभार है वो डोमिनियन में सत्ता का हस्तांतरण तक ही रहेगा। गवर्नर जनरल ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए हो गया, ये हमारा तब तक ही रहेगा जब तक हमारी सत्ता पूरी तरह से हस्तांतरित नहीं हो जाती, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत में जो रूल चल रहा था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है भारतीय लोगों, भारतीय सरकार के हाथों में जब वो दिया जा रहा है, जिसमें जो नेतृत्व कर रहे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं, ये हस्तांतरण में जो समय लगेगा उस समय पर जो गवर्नर जनरल है उसकी यहां पर बात है कि उसको डोमिनियन, दोनों डोमिनियन के सत्ता हस्तांतरण तक उनको ये अधिकार था कि वो इसके गवर्नर जनरल हो सकते हैं। भारत के अगर पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो जब तक संविधान हमारा लागू नहीं हो जाता है तो लॉर्ड माउंटबेटन ही इस दायित्व को निभाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और पाकिस्तान के कौन रहेंगे? पाकिस्तान के आपको याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना इसमें पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहेंगे। भारत के माउंटबेटन हो गए और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा संविधान बनकर के तैयार होता है एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से, एक लंबे स्ट्रगल के माध्यम से ये निर्माण होता है। और आज के दिन को हम लोग 26 जनवरी 1950, ये वो दिन है जिस दिन ये पूरा जो संविधान है वो हमारा बन करके तैयार हुआ और इसे हम लोगों ने लागू भी किया। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग बहुत सारी चीजें भी आज मना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें भी आज हम लोग मना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद में एक और पॉइंट आता है कि भाई जो देसी रियासतें थी उनका क्या हुआ। तो 562 टोटल में, है ना, एग्जैक्ट जो संख्या है वो क्या है, वो 562 देसी रियासतें थी। भारत में शामिल होने वाली जो रियासतें थी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए ये दोनों ही स्वतंत्र थी। मतलब इनको तीन ऑप्शन थे, या तो ये भारत में आ जाएं, है ना, या तो ये भारत में शामिल हो जाएं, या तो ये पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर ये क्या करें, ये यहां पर स्वतंत्र रहें, ये इंडिपेंडेंट रहें, ये भी अधिकार इन्हें दिया गया था। तो तीन प्रकार के इनको पूरे अधिकार थे। लेकिन आप ये ध्यान रखें जो स्वतंत्र वाला जो है ना केस, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि हमारे पास में दो तरफ में क्या है, शार्क मछलियां बैठी हुई हैं, एक भारत है एक पाकिस्तान है। और छोटी मछली अगर खुद से सरवाइव करना चाहेगी तो क्या होगा, कुछ दिन में वो शार्क मछली उसको खा जाएगी, है ना। तो इस वजह से स्वतंत्र रहना तो भाई सही ऑप्शन नहीं था। तो यहां पर इनके पास केवल दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप भारत में शामिल हो जाइए या तो आप पाकिस्तान में हो जाइए, है ना। तो 562 रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अधिकांश रियासतों को भारत में मिला लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल पता है क्या करते थे? वल्लभ भाई पटेल के पास में दो हाथों में दो चीजें होती थी। एक हाथ में उनके पास में होता था डंडा, दूसरे हाथ में होता था गाजर। पहले वो गाजर ऑफर करते थे, अगर वो गाजर खाने के लिए तैयार हो गया मतलब वो हमारा मित्र बन गया, अगर वो नहीं तैयार हुआ तो फिर डंडा है ना, तब वहां पर डंडा है। अब हैदराबाद के निजाम की बात कर लेते हैं ना, इसी समय पर आता है। हैदराबाद का निजाम जो है वो गाजर खाने से मना कर देता है, तो क्या होता है, पुलिस एक्शन के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिलाया जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर के आपके सामने यही चीज रहती है। वही चीज जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर के जो महाराज होते हैं वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, है ना, पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगे, हम हिंदुस्तान में भी नहीं मिलेंगे, हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। ये सुनकर के पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर हमला करना चाहता है। अब पाकिस्तान जब जम्मू कश्मीर पर हमला करना चाहता है और अब यहां पर घबरा जाते हैं महाराज के पास में वल्लभ भाई पटेल की एक चिट्ठी पहुंचती है। वो चिट्ठी कहती है कि ऐसा है, अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं तब हम आपकी रक्षा करेंगे। तो वो रातों रात एक फैसला होता है जिसके माध्यम से फिर भारतीय सेना पहुंच जाती है बॉर्डर पे। महाराज मान जाते हैं भारत के साथ में रहने को, और उसके बाद में ये भारतीय सेना वहां पर पहुंच जाती है और पूरी स्थिति को कॉमन कर लेती है और जम्मू कश्मीर भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए विधायी शक्तियां भी मिलती हैं दोनों देशों में। संविधान को पूर्ण रूप से जो लागू करने के लिए विधायी शक्तियां भी मिलेगी। और हमारा जो ये संविधान बनकर के तैयार हुआ, ये एक दिन की कहानी नहीं है, लगातार संघर्षों के माध्यम से हुआ। ये भारत को एक नया रूप देता है। भारत अब यहां से एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनता है ना। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस की कि भाई यहां पर उस समय जो माहौल था वो कैसा था, है ना। तो अब देखिए, अब ऐतिहासिक दिन ये क्यों है, 15 अगस्त 1947 ये एक ऐतिहासिक दिन क्यों है? अब 15 अगस्त को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे और उसकी शपथ भी लेंगे, है ना। नियति से यहां पर साक्षात्कार, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध नियति से साक्षात्कार
भाषण इसमें दिया था, है ना? इन्हें इसमें यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि भाई इन्हें नियति से साक्षात्कार यहाँ पर हुआ है ना? यहाँ पर नियति से साक्षात्कार जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक माना जाता है। तो ये जो तिरंगा आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना? भारत का ये जो लाल किला है यहाँ पर तिरंगा जो आपको दिख रहा है, वो यही प्रयासों के माध्यम से आया है ना? और आज हम लोग जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वो इसी उपलक्ष्य पे मना रहे हैं। आपको ध्यान रखना है ये जो संघर्ष लगातार हम लोगों ने जिसके बारे में चर्चा की, जो कि लास्ट में बहुत सारे सवालों के साथ में आया था, है ना? तो वो संघर्ष हम लोगों ने यहाँ पर देखा है ना? अब देखिए पाकिस्तान का जो गठन होता है वो 14 अगस्त को होता है और पाकिस्तान इसमें मोहम्मद अली जिन्ना इसके गवर्नर बनते हैं, है ना? और महत्व होता है ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ पर पूरी तरह से अंत हो जाता है और स्वतंत्र राज्य यहाँ पर स्थापित होता है और हमारा झंडा जो है, हमारा प्यारा भारत स्थापित हो जाता है, ठीक है? विभाजन का दर्द भले ही हमें रहता है, लाखों लोगों का यहाँ पर विस्थापन होता है और विस्थापन की उस प्रक्रिया में बहुत सारी सांप्रदायिक हिंसा भी होती है, बहुत बड़ा वो दर्द भी हमारे लिए है। लेकिन उसके साथ में ये भी आप ध्यान रखें कि भाई जो भारत एक तरह से बहुत सालों से गुलाम था, है ना? भारत में भारतीयों का जो शासन है, वो भारत में एक लोकतंत्र जो जनता की बात करने वाला जो शासन है, वो भारत में देखने को नहीं मिला था। वो जनता का शासन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम हमारा खत्म हो जाता है और हम लोग भी हर हर एक तबका, है ना? हर एक यहाँ पर वर्ग जो है हमारा इसमें शामिल होता है और फिर हम लोग मनाते हैं हमारा जो पूरा संविधान है वो हमारा बन करके तैयार होता है, जिसे हम लोग अंगीकृत करते हैं आज ही के दिन, है ना? आज ही के दिन इसे हम लोग अंगीकृत भी करते हैं और उसी प्रकार से सारी चीजें लागू भी करते हैं, है ना? तो कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि भारत शासन अधिनियम जो 1947 है, उसने केवल भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है, यह विभाजन के कारण हुए दर्द का और संघर्ष को भी उजागर करने का काम करता है। लगातार बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने घरों को छोड़ करके जहां पर वो रहते हैं, अगर आप सोचिए आप जहां पर रह रहे हैं, जो आपका निवास स्थान है, वहां से आपको हटा दिया जाए और कहा जाए भाई ये जो आपका एरिया है ना, ये अब दूसरे राष्ट्र के अंडर में आता है, दूसरे राष्ट्र के कंट्रोल में आता है और आपको पूरी तरह से वहां से बेदखल कर दिया जाए, तो वो जो दर्द है ना, वो जो दर्द है विभाजन का दर्द, वो आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है और उसको सुन करके उसके बारे में कहानियां जान करके हमारी आंखें आज भी नम होती हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारे एक्ट से मिली, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के माध्यम से हमें ये सारे मिले, आपको ये कंप्लीट जो संकलन है वो कैसा लगा, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लगातार जो ये संघर्ष हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसा नहीं है कि ये जो संघर्ष है वो केवल एक दिन में खत्म हो गया था, ये संघर्ष लगातार एक के बाद एक देखने को मिलता ही रहता है ना? तो वो आपको ये पूरा जो विषय वस्तु है ये कैसी लगी, ये जो पूरा डिवीजन हुआ, ये पूरा जो एक अरेंजमेंट हुआ जिसके माध्यम से दो देश भारत में बने, आपको क्या लगता है कि भाई ये जो अगर दो देश ना बने होते तो हो सकता है हम लोग अलग ही प्रकार की एक प्रगति कर रहे होते, है ना? अलग ही प्रकार की एक रूपरेखा हम लोगों के दिमाग में होती, या फिर हमारा जो राष्ट्र है वो अलग ही पोजीशन पे विश्व धरातल पर होता। क्या लगता है आपको, क्या ये विभाजन हमारा सही था? जो भी लगता है, जिस भी प्रकार के आपको इस वीडियो को देख करके आपके मन में जो ख्याल आते हैं वो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। हम लोगों ने आज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पूरी तरह से खत्म किया है। इसके बाद में जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है वो 1919 का अधिनियम रहेगा। इसके साथ में आपको ये भी बता देते हैं, जो हमारा लोअर पीसीएस का बैच है ना, जो लोअर पीसीएस का बैच है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर, है ना, वेबसाइट पर ये जो ऐप है वो आपको कोर्स है आपको मिल जाएगा। लोअर पीसीएस के बैच के लिए जो ऑफर चल रहा है वो यहाँ पर केवल आपको ये पूरा का पूरा बैच 1499 रुपए का मिल रहा है। इसके माध्यम से आप इसमें एनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर और भी आपको हेल्प की नीड है तो आप वीडियो में बताइएगा, और उसके साथ में वीडियो में ये जरूर बताइएगा कि और इसके बाद में आपको अगला जो टॉपिक चाहिए वो कौन सा टॉपिक चाहिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला जो वीडियो आपको चाहिए वो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट सेक्शन में आपका सुझाव जो है वो अगले वीडियो के रूप में आएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए लगातार शिक्षा टाउन पर, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद।